हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट सेमेस्टर 4 एंड द टॉपिक इज परचेजिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा अभी दैट इज अबाउट द प्रोसीजर ऑफ परचेज। यस, ये प्रोसीजर ऑफ परचेज आपको अप्रैल 16 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया और 2 साल से नहीं पूछा है। सो दैट मीन्स आई एक्सपेक्ट कि अभी ये क्वेश्चन इनको पूछना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ प्रोसीजर ऑफ परचेज। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ परचेज, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भी एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ परचेज फॉलोड बाय एन इंडस्ट्रियल यूनिट फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल पूछ सकते हैं, और दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ प्रोसीजर ऑफ परचेज। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक को इंट्रोडक्शन से। इंडस्ट्रियल यूनिट्स of the industrial world makes a huge investment of capital for the purchase of raw materials के लिए। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके कैपिटल के अंदर ताकि वो परचेज कर सके रॉ मटेरियल्स को। मेकिंग इकोनॉमिक परचेज थ्रू एन आइडल परचेज प्रोसीजर बने, मैनेजमेंट सेव्स अ गुड डील ऑफ मनी। नॉट ओनली दैट, यही नहीं बट दी जो कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन होता है उसे भी हमें मेंटेन करना है। द स्पेसिफिक प्रोसीजर इज फॉलोड एंड फॉर दिस पर्पस इन द परचेज ऑफ डिपार्टमेंट में द मोर आइडल द प्रोसीजर ऑफ परचेज द मोर इफेक्टिव विल बी द प्रॉब्लम्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग होती है। सो वी टॉक अबाउट द आइडल प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग। The size of the industrial unit and the type of product affect करता है हमारे purchase function को, and that is why the procedure of purchase is not found similar in every unit. Yes, the size of industrial unit and the type of product जो है वो हमारे affect करता है purchase function को, and that is why जो उसके वजह से हमारा जो procedure है purchase का वो कभी भी found similar नहीं होता है in every unit. इवन देन द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा फॉर आइडल परचेज के लिए। तो पहला पॉइंट है रिक्विजिशन स्लिप फॉर परचेजिंग। यस, टू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट मटेरियल्स एंड हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड, आपको कितना चाहिए बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट से ऑफ यूनिट परचेज जो आप करते हो। सो रिक्विजिशन स्लिप्स आपको पूछा जाएगा एंड आपको उसे कलेक्ट भी करना है फ्रॉम देम बाय परचेज डिपार्टमेंट से। सो वेयर देयर इज अ प्रोडक्शन प्लानिंग होगी तो डिपार्टमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा रिक्विजिशन स्लिप ऑफ मटेरियल को एज पर द प्रोडक्शन जो भी ऑर्डर करे एंड सेंड करो परचेज ऑफिसर को। द रिक्विजिशन स्लिप ऑफ मटेरियल जो है रेगुलरली परचेज करना पड़ता है, जिसे आपको प्रिपेयर भी करना पड़ता है बाय स्टोर डिपार्टमेंट से एंड सेंड इट टू परचेज डिपार्टमेंट, और आप उसको परचेज डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। जनरली अगर हम बात करें द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, डिटेल्स ऑफ मटेरियल, उनकी क्वांटिटी, उनका वेट एंड उनका डिस्क्रिप्शन जो है मटेरियल, सिग्नेचर स्लिप मेकर, सिग्नेचर ऑफ सेक्शनल ऑफिसर, टाइम ऑफ डिलीवरी, ये सब चीजें रिक्वेजिशन स्लिप के ऊपर लिखी होनी चाहिए। यस, कंपल्सरी है टू मेक अ नोट समझने के लिए व्हाट प्रोसीजर डिड द परचेज सेक्शन मेक्स रिगार्डिंग द एक्विजिशन स्लिप इज सम स्पेस इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्लिप पे। एक स्पेसिमेन आपको मैं दिखा रहा हूँ रिक्विजिशन स्लिप की, जैसे कि भाई स्टोर रिक्विजिशन स्लिप आपने पहले तो स्पेसिफाई कर दिया है, कंपनी का नाम स्पेसिफाई कर दिया है, कहाँ पे है वो स्पेसिफाई कर दिया, उसका स्लिप नंबर क्या है, कौन सी डेट को था, कौन सा डिपार्टमेंट है, जॉब नंबर मतलब कि ये रिसिप्ट नंबर कौन सा है, रिक्वायरमेंट कब है, आपकी रिक्वायरमेंट थी 1/3/2013 को और डेट है 5/1/2013, बराबर। सो आपने डिस्क्रिप्शन समझा दिया, कोड ऑफ सिंबल अगर उसका क्वांटिटी कितनी चाहिए, यूनिट क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, सिग्नेचर ऑफ स्लिप मेकर है, सेक्शन ऑफिसर का साइन होगा, स्टोर कीपर का साइन होगा, और बाद में नीचे आता है फॉर यूज ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। राइट, तो ये है आपका एक रिक्विजिशन स्लिप का फॉर्मेट, एक स्पेसिमेन के वो किस तरीके से होना चाहिए। फिर आता है सेकंड अबाउट द इनविटेशन टू टेंडर। आफ्टर रिसीविंग द रिक्विजिशन स्लिप मिलने के बाद फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स
एंड सेक्शन से दे आर स्क्रूटिनाइज, आपने उनको स्क्रूटिनाइज किया बाय द परचेज डिपार्टमेंट से, आपने उनको वेरीफाई भी किया सिग्नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कौन है, इज देयर ऑन द रिक्वेजन स्लिप और नॉट, क्या उसका सिग्नेचर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का उस स्लिप के ऊपर है या नहीं है, and it is also observed as to how much provision in the purchase budget is there regarding the material requested, और साथ में आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि आपने कितना प्रोविजन रखा है परचेज बजट करने के लिए इन देयर रिगार्डिंग द मटेरियल रिक्वेस्टेड में। सो आफ्टर द परचेज सेक्शन पासेस द रिक्वेजिशन स्लिप, आपकी जो भी प्रोसीजर है फॉर टेंडर्स फ्रॉम बिजनेस पार्टीज स्टार्ट होती है। ऑर्डिनरीली अगर हम बात करें तो आप डायरेक्ट परचेज करते हो फ्रॉम द सप्लायर से जिसको आपने प्रेफर किया है व्हेन देयर इज अ लिमिटेड परचेज हो, बट व्हेन द परचेज इज ऑफ लार्ज स्केल होता हो द प्राइसेस आर इनवाइटेड बाय इशूइंग अ टेंडर। तो बट जब आप परचेज करते हो लार्ज स्केल में तो प्राइसेस आर ऑलवेज इनवाइट आप करते हैं किससे, बाय टेंडर से, या आस्क करते हैं कोटेशन के, आप अपना कोटेशन कोट करें और उसके हिसाब से फिर हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं या टेंडर। सो द कंपनी मेक्स इट्स टर्म्स वेरी क्लियर इन द टेंडर ताकि वो फैसिलिटेट कर सके ट्रेडर्स को और वो प्रोवाइड करे एक प्रॉपर प्राइस कि प्रॉपर प्राइस क्या होनी चाहिए। जनरली द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल जो है इस डिस्क्रिप्शन में आता है, प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड टाइम आर मेंशन होते हैं टेंडर में। मोर एवर अगर हम बात करें तो स्पेशल कंडीशन आपको मेंशन करनी पड़ती है अबाउट द पेमेंट ऑफ मनी, कि अभी आपको पेमेंट ऑफ मनी कब चाहिए, कितने दिन में चाहिए, आपको डिस्काउंट देने वाले हैं, एंड चेंज इन डिलीवरी टाइम में भी। तो ये होता है इनविटेशन टू टेंडर। तो चलिए अब इसका स्पेसिमेन देखते हैं टेंडर फॉर्म का। तो स्पेसिमेन ऑफ टेंडर फॉर्म क्या होगा, मधु टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड महसाना का टेंडर नोटिस है, नेम ऑफ द मर्चेंट आएगा, लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द टेंडर आएगा, एड्रेस किसको कर रहे हैं, सील टेंडर्स आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, कि कॉस्टिक सोडा आपको 5000 क्वांटिटी चाहिए लीटर में, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 5000 करना पड़ेगा, आप क्या प्राइस कोट करते हैं, तो उस तरीके से, और ये सब फिर उसके अंदर में रहता है। तो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब इसमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ओके, तो एवरी पार्टी जो भी फिल करती है टेंडर विल हैव टू फिल इन द प्राइस ऑफ मटेरियल विद टैक्सेस एंड एन एफओआर बेसिस पे। स्पेसिमेन ऑफ द मटेरियल इज शोन इन द टेंडर फॉर्म एंड दे विल हैव टू अप्रूव बाय द कंपनी से अप्रूव होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आप जो भी शोन करोगे अगेंस्ट द इररिलेवेंट आइटम उन्हें पे हैव टू बी पेड बाय सेपरेट, आपको उन्हें क्रॉस चेक देना पड़ेगा अलोंग विद टेंडर के साथ। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज शोन अगेंस्ट ईच आइटम आपको बता दिया गया है एंड दे विल हैव टू बी सप्लाइड एज पर डिलीवरी शेड्यूल जो दिया है उसी पे आपको सप्लाई करना है उनको। इफ द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड मटेरियल के जैसे आपने नहीं भेजा देन ऑर्डर विल बी कैंसिल्ड हो जाएगा एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विल बी फोरफिटेड, और आपको वापस मिलेगा नहीं। पेमेंट विल बी मेड बाय चेक होगा विद इन 30 डेज आफ्टर द डिलीवरी मटेरियल देने के बाद। अगर आपका अबाउट टेंडर ओपन होता है 4 PM एट मेन ऑफिस ऑफ द कंपनी नरोडा रोड अहमदाबाद, बता दिया जाएगा कि आपको कितना बजे हो रहा है ओपन, कहाँ हो रहा है, ऑफिसर और उसका परचेज सेक्शन का साइन होगा। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट इनविटेशन टू टेंडर के लिए। फिर आता है कंपैरेटिव रजिस्टर्ड ऑफ डिफरेंट टेंडर्स। द प्राइजेस एंड टर्म्स ऑफ द गुड्स आर मेंशन होते हैं बाय डिफरेंट ट्रेडर्स से एंड सप्लायर्स। तो प्राइस एंड टर्म्स जो होते हैं गुड्स के वो आप हमेशा मेंशन करते हो बाय डिफरेंट ट्रेडर्स से एंड सप्लायर्स से। अ कंपैरेटिव रजिस्टर आपको करना पड़ेगा मेड फ्रॉम दिस टेंडर से व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर से जो आपको मिलता है। एंड सच अ कंपैरेटिव रजिस्टर जब आप करते हो ऑलवेज बिकम्स क्या हो जाएगा, वेरी यूजफुल हो जाएगा फॉर डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग द सेक्शन ऑफ द सप्लायर में। तो अगर ट्रेडर ने फिल किया है इन लो प्राइसेस में बट अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस एंड ऑक्ट्रॉय आर टू बी पेड बाय द कंपनी हो देन आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, नोन बाय कंपैरेटिव रजिस्टर होने से ही पता चलेगा। सो इट बिकम्स वेरी एसेंशियल है आपके लिए कि आपको प्रिपेयर करना है, कंपैरेटिव रजिस्टर भी आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम द प्राइसेस जो आपको ऑब्टेन होते हैं टेंडर से एंड फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर से, ताकि आप परचेज करो मटेरियल एट रीजनेबल कॉस्ट पे। जनरली क्या होता है जो सप्लायर जो होते हैं वो हमेशा सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम कंसीडरिंग लो प्राइस वालों से, और उसमें भी वो गुड क्वालिटी हो, प्रेस्टीज ऑफ द ट्रेडर हो एंड रेगुलेटरी गुड डिवाइड आपको मटेरियल सप्लाई कर पाए।
एंड सच अदर मैटर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एक स्पेसिमेन है ऑफ कंपैरेटिव रजिस्टर ऑफ द प्राइसेस का व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर एज अंडर। तो ये है शेड्यूल ऑफ कोटेशन, नेम ऑफ द मटेरियल, कोड या साइन उसका जो है, टेंडर नंबर क्या था, डेट क्या था, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर रहेगा, प्राइस, उनको कितनी यूनिट ऑफ प्राइस चाहिए, क्वांटिटी, अमाउंट, डेट ऑफ डिलीवरी, या कोई भी कंडीशन है या कोई रिमार्क है तो वो इधर आप लिख देंगे। अ कंपैरिजन इज मेड, आप बाद में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो आफ्टर प्रेजेंटिंग डिटेल्स ऑफ टेंडर्स देने के बाद विद डिफरेंट सप्लायर्स इन वन टेबल पे। एंड एट द टाइम ऑफ कंपेयरिंग द प्राइसेस आप ये देखोगे द पेमेंट, पैकिंग, डिलीवरी एंड अदर सच कंडीशंस स्पेशली बी कंसिडर्ड आपको करना है। सो इन द रिमार्क में ध्यान में रखते हुए कॉलम में इफ एनी प्रॉब्लम हैव बीन क्रिएट हुई है देन द ट्रेडर इन द पास्ट शुड बी रिकॉर्डेड करनी होगी, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इशूइंग द परचेज ऑर्डर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट है कि उन्हें प्रिपेयर करना है परचेज ऑर्डर एंड उसे सेंड भी करना है सप्लायर को। सो द सप्लायर इज ऑलवेज सिलेक्टेड थ्रू द कंपैरेटिव रजिस्टर प्राइसेस से ही हम सिलेक्ट करेंगे एंड ही इज सेंड टू कॉपी, और उसको हम दो कॉपी भेजते हैं ऑफ द परचेज ऑर्डर की। फर्स्ट, सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर इज टेकन ऑन द मेन कॉपी ऑफ द ऑर्डर एंड थर्स आफ्टर लीगल कॉन्ट्रैक्ट आप स्टैब्लिश करते हो बिटवीन सप्लाई एंड परचेजर के बीच में थ्रू द परचेज ऑर्डर से। द सप्लायर जो है वो सप्लाई करेगा मटेरियल अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर जो भी उसने परचेज किया है। सप्लायर इज मेड द पेमेंट अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द ऑर्डर, तो जो भी टर्म्स एंड ऑर्डर डिसाइड हुआ है उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट कर देना है। सप्लायर इज मेड पेमेंट अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द ऑर्डर एंड जनरली द डेट ऑफ ऑर्डर, नंबर, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, price, date of delivery, under what circumstances the goods will be reject हो सकते हैं, एंड सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी यूजफुल होती है एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट। जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हेल्प करेगी। तो सम यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सम सप्लायर्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग से, स्टार्टिंग से लेके सप्लाई करेंगे गुड्स फॉर सम डेफिनेट पीरियड के लिए ताकि वो परचेज कर सके मटेरियल विच इज रेगुलरली यूज होता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ इशूइंग अ टेंडर, जैसे इसके लिए फिर आपको कोई नीड नहीं होता है कि आप कोई टेंडर इशू करें या सेंडिंग ऑर्डर करें कि जिसमें कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट ही ना हो। सो दे हैव जस्ट टू बी इन्फॉर्म, उन्हें सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना होता है कि वो आपको मटेरियल भेज दें। एंड व्हेन एन ऑर्डर इज गिवन टू अ सिंगल ट्रेडर फॉर द परचेज ऑफ मिसलेनियस मटेरियल, तो उसे आप कहते हैं ब्लैंकेट ऑर्डर कहते हैं। तो ब्लैंकेट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि व्हेन एन ऑर्डर इज गिवन टू ए सिंगल ट्रेडर को ही हम देते हैं फॉर द परचेज ऑफ मिसलेनियस मटेरियल के लिए भी। इन सच केस में द डिलीवरी कैन बी ऑब्टेन किया जा सकता है फ्रॉम द सप्लायर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए इसका सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर क्या है, एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, आसम रोड, अहमदाबाद का, टू मैसेज, रेफरेंस नंबर क्या है, डेट नंबर क्या है, एंड वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द प्राइसेस गिवन बाय यू इन टेंडर नंबर आप अप्रूवल कर चुके हैं एंड प्लीज डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, और उनके फिर टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। तो आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस पढ़ ही लिए होंगे कि send the material as per the sample approved previously. Second था check the packing of the material before dispatching it. Goods of inferior quality will be returned and the order will be liable to be cancelled हो सकता है. 2 copies of the bill are to be dispatched करना है. We do not hold any responsibility of the goods on the road. Price rise will never be accepted under any circumstances. The payment of the bill is made after 1 month के बाद होगा of the delivery of the goods by account payee check हुई होगा. Right? Now talk about the fifth point. Administrative function for obtaining goods in time. The purchase department inform करता है supplier को by a letter before the date of delivery से पहले आपको inform किया जाता है to supply the goods as per order करें, and ये necessary भी है, right, that the raw material is regularly आप supply करें for the continuity of production
एंड मोर एवर द सप्लायर इज ऑल्सो सेंड द इंस्ट्रक्शन, उसे हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं letter regarding the quality of the goods. So this activity is done by the follow-up department of the unit. Unit should try to help the supplier if he is in any difficulty. तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स इन टाइम का मतलब तो आप सब समझ ही गए हैं that ये आपके लिए नेसेसरी है कि आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो रेगुलरली सप्लाइड होना चाहिए बाय द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। एंड मोर एवर आपके जो भी सप्लायर है इज ऑल्सो साइंड एक इंस्ट्रक्शन बाय लेटर आपने उनको भेज दिया है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, वो कभी चेंज होनी नहीं चाहिए। एंड दिस एक्टिविटी इज डन बाय द फॉलो डिपार्टमेंट से ही काम है। रिसीविंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द गुड्स, इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स इज रिसीव फ्रॉम द सप्लायर से आपको मिलता है और ये काफी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो फर्स्ट इंस्पेक्ट करेगा मटेरियल जो भी आपको रिसीव्ड हुआ है ट्रेडर से, एंड द क्वांटिटी एंड द वेट ऑफ द मटेरियल को वेरीफाई किया जाएगा। फिर वो उनको चेक करेंगे वेदर द मटेरियल इज एज पर द ऑर्डर है या नहीं। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप टेस्ट करते हैं इन द लेबोरेटरी में। बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स रहते हैं, उनके खुद के लेबोरेटरीज होते हैं। एंड इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द क्वालिटी, अगर कोई भी डिफिकल्टी है क्वालिटी के अंदर में, तो रिपोर्ट अबाउट इट इज सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट को इमीडिएटली भेज दिया जाता है। सो द परचेज डिपार्टमेंट कंसिडर करेगा एंड सेटल कर देगा सारे मैटर्स को विद द सप्लायर के साथ। तो मतलब एक गलती नहीं होनी चाहिए। सेवेंथ है वेरिफिकेशन ऑफ द इनवॉइस ऑफ द गुड्स। आफ्टर चेकिंग द वेदर द ट्रेडर हैज सप्लाइड द गुड्स एज पर ऑर्डर और नॉट, if the terms of observed are not, it is checked that the tender has made the invoice according to the order and terms के हिसाब से उन्होंने अपने invoice bill को बनाया है। If there is any calculating mistakes होगी in the invoice में तो उसे आप verify भी कर सकते हो। If there are mistakes हैं then they are informed to the trader को आप inform कर दोगे। And sometimes payment is to be made in some definite period के अंदर ही करना पड़ता है अगर आपको advantage उठाना है कैश डिस्काउंट का तो। तो इन सच अ केस ये आपके लिए नेसेसरी है दैट द इनवॉइस इज वेरीफाइड इन टाइम पे। एथ पॉइंट, टू फॉरवर्ड द इनवॉइस ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन द परचेज डिपार्टमेंट हैज टू पुट द रिमार्क लगाना पड़ेगा द मटेरियल इज ऑफ परचेज ऑर्डर नंबर एंड द गुड्स आर एज पर द ऑर्डर के हिसाब से है। The verification department also put in remarks लगा देंगे at the back of the invoice में। So if there is a defect in the material में अगर कोई तकलीफ है तो एक remark आप रख देंगे that is payment to be made after the removal of the defect के बाद। So if there is no defect, the verification department plus no objection remark at the back and writes no objection for payment. So then it is dispatched to the account department को आप dispatch कर देते हैं और फिर आपका payment आपको हो जाता है। Payment of the invoice. Yes. तो पेमेंट ऑफ द इनवॉइस क्या है? आफ्टर द कंप्लीट चेकिंग द इनवॉइस इज सेंड टू द अकाउंट डिपार्टमेंट को आप भेज देते हैं एंड दिस डिपार्टमेंट चेक करेगा अमाउंट ऑफ द इनवॉइस को एंड वो प्रिपेयर करेगा चेक। इफ एनी नोट इज मेड इन द इनवॉइस में देन द चेक इज मेड टेकिंग द करेक्शन इनटू अकाउंट एंड इफ कैश डिस्काउंट इज टू बी ऑब्टेन आपको करना है देन चेक शुड बी सेंड टू द पार्टी, आपको पार्टी को चेक देना पड़ेगा और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड बाय द पार्टी हो। सो टाइमली पेमेंट हमेशा इंक्रीज करता है प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी को। चलिए नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट द कंक्लूजन, राइट। सो कंक्लूजन क्या है? इट इज नॉट दैट ईच कंपनी फॉलोज द अबव प्रोसीजर ओनली को ही फॉलो करे। इन रियलिटी में अगर मैं बात करूं द मेथड ऑफ परचेज हमेशा अफेक्ट करता है प्रोसीजर ऑफ परचेज को। सो द प्रोसीजर आप जो भी ऑब्जर्व करते हो इन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने के लिए इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्युलेटिव परचेज में आप ऑब्जर्व नहीं करते। सो देयर इज नो लेंथी, कोई प्रोसीजर नहीं है हमारे परचेज ऑफ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट में। द प्रोसीजर ऑफ परचेज शुड बी सच दैट होने चाहिए कि आपका जो भी परचेज आप करो या आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो वो बिकम लिमिटेड हो एंड उसे आप कंट्रोल कर सके। गुड्स ऑफ राइट क्वालिटी के होने चाहिए एंड उसे आप ऑब्टेन कर सके एट लो प्राइस पे, राइट। तो ये थे आपके प्रोसीजर ऑफ परचेज। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट्स।
प्रोसीजर ऑफ परचेज। तो फर्स्ट पॉइंट है रिक्विजिशन स्लिप, फॉर परचेजिंग। सेकेंड है इनविटेशन टू टेंडर। कंपैरेटिव register of different tenders। आपका फोर्थ पॉइंट है इशूइंग द परचेज ऑर्डर। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फॉर obtaining goods in time। receiving and verification of the goods। सेवेंथ पॉइंट verification of the invoice of the goods। 8 to forward the invoice to the account department। 9th payment of the invoice। तो ये हैं आपके प्रोसीजर ऑफ परचेज जिन्हें आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अगर कोई डाउट है इस सेशन में तो डेफिनेटली यू कैन रीच मी ऑन 7600828696 पे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।